Class 8, Chapter 12, Some Natural Phenomena. Lightning, electric charge, electroscope, detecting and measuring charge, flow of charge, atmospheric electricity, earthquake, cause of earthquake, preventive measure. You might have seen spark on electric pole when wire become loose. जब तार ढीला हो जाता है तो पोल पर खंबे पर इलेक्ट्रिक की स्पार्क होने लगती है. The phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wire. ये जो दृश्य है ये कॉमन है जब हवा चल रही होती है, किसी कारण से तार हिलते हैं. यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट. कोई प्लग अपने सॉकेट में लूज है तो वहां भी किट किट की आवाज होने लगती है, स्पार्किंग होने लगती है. लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल. लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है लेकिन एक बड़े स्केल पे. In ancient time, people did not understand cause of these sparks. They were therefore afraid of lighting and thought that wrath of gods was visiting them. जब पहले जमाने में ये लाइटनिंग होती थी तो लोग बाग इससे डर जाते थे, वो इसको भगवान की कुदृष्टि अपने ऊपर मानते थे. Now of course we understand that lighting caused by the accumulation of charge in the clouds. अब हम समझते हैं कि लाइटनिंग accumulation के कारण होती है, चार्ज के accumulation से होती है जो कि क्लाउड में होता है. We need not to be afraid of lightning, but we have to take precaution to protect ourselves from the deadly spark. हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि स्पार्क डेडली रूप न धारण कर ले. Lightning. You must have observed lightning in the sky during a storm. तूफान के दौरान आकाश में लाइटनिंग दिखाई देती है. You have seen similar spark in loose electric plug में. You would have also seen spark in electric gas lighter used to light, जो गैस लाइटर होता था, एलपीजी एट होम और नॉर्मल लाइटर. इन सब में स्पार्क, लाइटर में भी स्पार्क आती है जो यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइटर भी होता था. ऑल दी स्पार्क हैव सिमिलर नेचर. दे अराइज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर. ये सब जो स्पार्क है सबकी नेचर समान है, सभी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ऑकर होते हैं नेचर में, उसमें एयर में. However, you have also read that air is an insulator and that electric current cannot pass through it. ये भी आपने सुना है कि इलेक्ट्रिक जो एयर है इंसुलेटर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बह के नहीं चलता है. So how you do the spark and lighting occur? तो स्पार्क और लाइटिंग क्यों occur होती है? Let us understand the nature of spark which occur due to electric charge. उस स्पार्क की नेचर को समझते हैं. स्पार्क फ्रॉम इलेक्ट्रिक प्लग एंड लाइटर आती है ना ये. Sometime a huge amount of charge flings towards the earth. एक बहुत सारा amount of charge पृथ्वी की तरफ भागता है. To get neutralized in the form of lightning. जो न्यूट्रलाइज होता है लाइटनिंग की फॉर्म में. It becomes sometime very much devastating. कभी कभी ये खतरनाक हो जाता है. Electrical charge. Let's perform the following activity to understand the concept of electric charge. Electric current by rubbing. A plastic comb, woolen cloth, piece of paper. Take the plastic comb and rub it on the woolen cloth. कंघे को woolen cloth पे रगड़िए. Piece of paper get attracted to a charge comb. तो ये comb चार्ज हो जाता है और piece of ऐसे फिर करके देखिए छोटे छोटे टुकड़े वो इसमें चिपक जाएंगे. Now take it near the piece of paper. What do you observe? You observe that comb gets charged and attract the piece of paper. वो attract हो गया और वो पीस ऑफ पेपर को अपनी तरह, मतलब चार्ज हो गया, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है. नाउ इनफ्लेट ए बैलून एंड रब इट अगेंस्ट योर ड्राई एयर. बैलून को फुला के ऐसे ऐसे रगड़िए. जेंटली प्लेट इट अगेंस्ट द वॉल. इसको दीवार पर चिपका के देखिए, चिपक जाएगा. द कॉम एंड द बैलून आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन दे आर रब. कॉम और बैलून इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए जब उनको रगड़ा. दे एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू फ्रिक्शनल विच इज स्टैटिक. वह फ्रिक्शन के द्वारा हुए जो कि स्टैटिक है. दे डू नॉट मूव. जो यहाँ पर है उससे वो मूव नहीं करेगी, और जो इसमें है वो भी मूव नहीं करेगी जो ये चार्ज हुआ है बैलून या कॉम. दिस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इन देम एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई. विच कैन अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल ऑब्जेक्ट. जो कि ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. Let's investigate the nature of charge through an activity. To understand the electrostatic force, glass rod, ebonite rod, silk and woolen cloth, thread and hanging stand. Rub the ebonite rod.
विद द वूलन क्लॉथ, रोड को कपड़े से रगड़ा, is with the help of thread on the stand as shown in the figure. ऐसे इस तरह से लगा दिया. Now take another ebonite rod and it with the woolen cloth. Take it near to the hanging rod. Observe the activity of rod. उसको उसके पास लेके जाइए, फिर देखिए क्या होता है. Another, now take another glass rod and it with the silk cloth. Take it near and hanging ebonite rod. अब दूसरी ग्लास रोड लीजिए, वो सिल्क क्लॉथ के पास लेके जाइए, हैंगिंग एबोनाइट रोड के पास लेके जाइए. What you observe? Positive and negative charge. Now take another glass rod and charge it by rubbing and bring it near to a charge rod. दूसरी रोड को चार्ज करो, फिर दोनों चार्ज रोड को पास लाओ. And observe the activity of rod. फिर देखिए रोड क्या करती है. You see in that situation rod repel each other. वो दोनों ही चार्ज है और दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इन नेक्स्ट सिचुएशन दे अट्रैक्ट ईच अदर. लेकिन दूसरी सिचुएशन में, पहली एक सिचुएशन में वो रिपेल करेंगी, दूसरी सिचुएशन में अट्रैक्ट करेंगी. जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, जो पॉजिटिव होगी नेगेटिव को. रोड ऑफ द सेम काइंड इन लास्ट सिचुएशन आल्सो रिपेल ईच अदर. दोनों तरह एक सी ही रोड है, लेकिन लास्ट सिचुएशन में वो रिपेल करेंगी. दिस मीन दैट चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स. द सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल whereas डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट. जो सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा वो रिपेल करेंगे और जो डिफरेंट होगा वो अट्रैक्ट करेंगे. Benjamin Franklin, American scientist, tried experiment with charge. It was Franklin who named the two kinds of charge. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, इन चार्ज को एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने उनको पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया. He one collected electric charge from thunderstorm cloud through net string from a kite. उन्होंने जो थंडरस्टॉर्म में जो इलेक्ट्रिक चार्ज था उसको भी कलेक्ट किया, एक रस्सी बांध के, फिर नीचे पतंग, उसमें की लगाई. इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. की एक्सपेरिमेंट के नाम से है उनका ये. From the above activity you can say that two positively charged bodies, दोनों जो रोड थी, repel each other. Two negatively charged bodies, ebonite rods, also repel each other. A positively charged body, glass rod, and a negatively charged body, ebonite rod, attract each other. एक positive एक negative attract करती है. This lead you to conclusion that like charge repel and unlike charge attract each other. Also when two bodies are charged by running against each other, they acquire equal and opposite charge. जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रब करके रन करने के बाद चार्ज होती है, तो वे इक्वल और अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेती है. टेस्टिंग फॉर चार्ज. ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी विद एन अपोजिट चार्ज. एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को, अपोजिट चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी. ए चार्ज बॉडी कैन आल्सो अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी. एक चार्ज बॉडी, जैसे हमने कॉम को ऐसे ऐसे करके चार्ज किया या बैलून को ऐसे ऐसे करके चार्ज किया, वो चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेगी. दीवार पे लगाया तो वो चिपक गया. Therefore, to test if a body is charged or not, bring near it a positively charged body and a negatively charged body one by one. यदि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी दोनों के पास अलग अलग करके लाए. अट्रैक्ट बाय बोथ. यदि दोनों के द्वारा अट्रैक्ट हो रही है, इट हैज नो चार्ज. रिपेल्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इट इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज. रिपेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इट इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज. यदि दोनों को अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो वाली तो चार्ज नहीं है. जैसे कॉम ने ग्लास पेपर को अट्रैक्ट किया और बैलून ने दीवार पे चिपक गया, तो वो चार्ज नहीं थे दोनों. लेकिन पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज है. नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट कर रही है तो वो नेगेटिवली रिपेल्ड हो रही है. सॉरी. दिस रिपल्शन alone is show test of whether a body is charged or not. Electric charge in atoms. You have already studied that two bodies get electrically charged upon being rubbed. दो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं रब करने के बाद. But do you know where they get electric charge? कहाँ से मिला उन्हें इलेक्ट्रिक चार्ज? Actually the electric charge is present inside the atom. इलेक्ट्रिक चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है. Every particle of the atom
एटम कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हर कण एटम का उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। द पार्टिकल विथ नेगेटिव चार्ज और नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड द पार्टिकल विथ पॉजिटिवली चार्ज नोन एज प्रोटॉन। जो नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको प्रोटॉन कहा जाता है। इन एनी सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द प्रोटॉन, किसी भी सिचुएशन में जब नंबर इक्वल हो जाते हैं प्रोटॉन के, तो इट इज कॉल्ड द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। एंड द सिचुएशन इज न्यूट्रलाइज। डिफरेंट वे टू चार्ज ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने के अलग अलग तरीके। एक तो फ्रिक्शन ही है, जब तू आपस में रब करती हैं तो वे चार्ज हो जाती हैं। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquire positive charge or protons, and on the other hand, silk acquire negative charge or electron. जब एक ग्लास रोड को हमने सिल्क कपड़े से रब किया तो जो रोड थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, प्रोटोनिक हो गई, और जो सिल्क कपड़ा था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो द प्रोसेस ऑफ रबिंग इज फ्रिक्शन दैट चार्ज ए बॉडी। तो प्रोसेस क्या था? फ्रिक्शन। कंडक्शन, ए बॉडी कैन आल्सो बी चार्ज बाय टचिंग इट टू ए चार्ज बॉडी। एक बॉडी को एक चार्ज बॉडी के से टच करके भी उसको चार्ज किया जा सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन द चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी। कंडक्शन के प्रोसेस में जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ। द अनचार्ज बॉडी ऑन बीइंग चार्ज एक्वायर द सेम चेंज एज ऑफ द चार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी जो कि एक्वायर कर लेती है चार्ज, उतना ही एक्वायर करती है चार्ज बॉडी के जितने। इंडक्शन, an uncharged body can also get charged by bringing a charged body near it but not touching it. ये तो हो गया कंडक्शन। इसमें तो फ्रिक्शन में तो उनको रब किया था, कंडक्शन में टच किया था, इसमें टच नहीं करना होता। द अनचार्ज बॉडी ऑन बीइंग चार्ज बाय इंडक्शन एक्वायर्ड द अपोजिट चार्ज फ्रॉम द बॉडी चार्जिंग इट। ये उससे अपोजिट चार्ज गेन करती है इंडक्शन में। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग चार्ज। You can make an electroscope to detect if a body is charged or not, and also to measure its charge. इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है और कितना चार्ज। मेकिंग ए इलेक्ट्रोस्कोप, ए ग्लास बॉटल, आयरन वायर, कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम फॉइल। टेक ए वाइड माउथ ग्लास बॉटल एंड कवर इट विथ कार्डबोर्ड। इस तरह से मेक ए होल इन द कार्डबोर्ड एंड पास एन आयरन वायर फ्रॉम इट। एक होल बनाना है, उसमें से एक लोहे का तार बाहर निकालना है, एंड टर्न बोथ द एंड्स ऑफ द वायर, और मेक ए होल कार्डबोर्ड पास एन आयरन वायर, एक आयरन वायर अंदर डालना फ्रॉम इट, एंड टर्न बोथ द एंड्स ऑफ द वायर, उसके दोनों, अच्छा ऐसे मोड़ देना है, अंदर लाके फिर उसको मोड़ना है। नाउ कट द टू स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइज। 2 पट्टी काटनी है। हैंग द स्ट्रिप टू द इनर एंड ऑफ द आयरन वायर। तार अंदर डाल के उसको बाहर निकाल लेना है वापस, फिर अंदर ऐसे स्विंग सा बन गया, उस पर एल्यूमिनियम फॉइल को टांग देना। योर इलेक्ट्रोस्कोप इज रेडी टू डिटेक्ट द करंट। ये करंट डिटेक्ट करने के लिए रेडी है। टू डिटेक्ट द करंट यू एस्टेब्लिश अ टच इन बिटवीन द अपर एंड ऑफ द आयरन वायर। इसको करने के लिए अपर एंड जो है आयरन वायर का, उसको टच बिटवीन द आयरन अपर एंड ऑफ द आयरन वायर एंड ए नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रोड। यू सी दैट एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिपेल ईच अदर। एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है एक दूसरे को रिपेल कर रही है। दिस मीन्स दैट द स्ट्रिप गेट चार्ज नेगेटिवली बाय द कंडक्शन फ्रॉम द आयरन वायर। तो स्ट्रिप्स नेगेटिवली चार्ज हो गई। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द एबोनाइट रोड द मोर द चार्ज इट विल ट्रांसफर टू द एल्यूमिनियम स्ट्रिप। जितना ज्यादा उसमें चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा एल्यूमिनियम स्ट्रिप में जाएगा। ग्रेटर विल बी सेपरेशन, और उनका बीच का सेपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। This arrangement can be used to detect charge on charge body, and it also measure its charge by the amount of separation that strip makes.
और ये जो अरेंजमेंट है ये डिटेक्ट कर सकता है और उसको मेजर भी कर सकता है उसके सेपरेशन से स्ट्रिप के। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए मेटल डिस्क टू विच ए मेटल रोड इज अटैच्ड। गोल्ड लीफ जो है एक मेटल डिस्क होती है उसमें जो मेटल रोड से अटैच्ड होती है एट द बॉटम ऑफ द मेटल रोड आर माउंटेड टू थिन स्ट्रिप। इसमें दो पतली स्ट्रिप लीव्स ऑफ मेटल मेटल की विच आर मेड ऑफ कॉपर ब्रास और गोल्ड इनकी बनानी होती है। द इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड मेटल डिस्क मेटल रोड बेल जार टिन फॉइल ये और एक ये और ये दो वो स्ट्रिप है। To detect and measure charge, the amount of divergence of the leaves is a measure of the amount of charge of the body. जो उन leaves का जो diversion होगा वो measure होगा charge का। Electroscopic also find the nature of charge. Electroscope से nature भी पता चलेगी charge की कि positive है negative है। If the diversion of the leaf is increase, यदि उनका increase बढ़ता है तो body has similar charge, negatively charged, तो उनका दोनों का negatively charge है। If the diversion of the leaf decrease, यदि उनका diversion कम होता है तो body है the body has opposite charge, it is positively charged, positively charged। यदि diversion घटता है तो positively charged है, बढ़ता है तो negatively charged है। What are the two kinds of charge? What effect do they have on each other? What is the sure test of whether a body is charged or not? Name the instrument used for detecting and measuring charge. Flow of charge. You have concluding from the activity that charge flow through copper or gold but not from wood or plastic. इस एक्टिविटी से हमने इसमें मेटल की उसका यूज किया है और ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल का यूज। तो इससे ये तो पता चल गया कि कॉपर गोल्ड तो चार्ज फ्लो करती हैं वुड और प्लास्टिक नहीं। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक कैन फ्लो थ्रू मेटल्स लाइक कॉपर आयरन एल्यूमिनियम। दिस मटेरियल आर कंडक्टर वेयर एज द मटेरियल लाइक प्लास्टिक रबर डू नॉट अलाउड टू पास करंट, ये करंट को पास नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मूव होता है तो वे इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। विच लाइट्स अप बल्ब इन योर हाउस, जो कि जिससे आपके घरों के बल्ब जलते हैं। मेक्स योर फैंस वर्क, पंखा कार्य करता है। रन योर रेफ्रिजरेटर हेल्प यू इन मेनी अदर वे, फ्रिज चलते हैं और बहुत सारे काम में हमें इससे हेल्प मिलती है। चैप्टर 12 पार्ट 2 अर्थिंग। इवन योर बॉडी कैन आल्सो कंडक्ट चार्ज टू सम एक्सटेंट। जो हमारी बॉडी है उसमें भी कुछ चार्ज होता है। That is why if you touch the disk of charge at electroscope with your finger, जो डिस्क होती है अपनी उंगली से यदि टच करेंगे, द मेटल लेवल गेट कोलैप्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जो मेटल का जो वो होता है वो आपस में टच हो जाते हैं। चार्ज फ्रॉम योर बॉडी टू अर्थ। हमारी बॉडी का जो चार्ज है वो अर्थ तक जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। ये जो प्रोसेस है चार्ज का इसको मतलब पृथ्वी तक उस चार्ज को जाना अर्थिंग कहलाता है। दिस इज यूज्ड टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप बिफोर इट कैन बी यूज्ड फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट। ये दिस इज यूज्ड टू डिस्चार्ज, इसको पहले डिस्चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप को कोई अन्य एक्सपेरिमेंट करने से पहले। जो बिजली की फिटिंग वगैरह होती है उसमें एक अर्थिंग का वो छोड़ते हैं, तो वो भी है अर्थिंग। और कुछ बिल्डिंग वगैरह पे ऊपर की तरफ भी लगाते हैं कि जैसे बिजली गिरे तो उसको वही एकदम एब्जॉर्ब कर ले। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स नाउ कम बैक टू स्टडी हाउ लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड। लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस्ड हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट प्रूव्ड दैट क्लाउड बिल्ड अप चार्ज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को क्लियर किया कि जो क्लाउड्स बनते हैं स्टॉर्म के दौरान वो चार्ज होता है उनमें भी। ही गोट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा व्हेन ही टच द मेटल की। उन्होंने पतंग उड़ाई और उसके बीच में ये लगी मेटल की। तो व्हेन ही टच द मेटल की टाइड टू द थ्रेड ऑफ द काइट, उसने इसको टच किया, पतंग को बादलों में भेजा, उसके बाद इसको टच किया
तो उनको शॉक फील हुआ, करंट फील हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन फेमस एक्सपेरिमेंट विद ए सिल्क काइट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। जो लाइटनिंग कंडक्टर के वो थे, मतलब इन्होंने इस चीज को सबसे पहले खोज निकाला कि लाइटनिंग, इसमें करंट होता है, ये यही लाइटिंग जो बादलों की बिजली चमकती है वही लाइट को यूज भी कर सकते हैं। थ्रो एयर इज एन इंसुलेटर, एयर इंसुलेटर है। इट अलाउ द पासेज ऑफ करंट थ्रो इट, ये करंट को पास करती है। मतलब एयर कंडक्टर तो है नहीं, यदि एयर कंडक्टर होगी तो हवा में ही हमें करंट फील होने लगेगा, लेकिन उसको कोई माध्यम मिला, माध्यम मिला वो धागा, और धागे में भी कंडक्टर नहीं है धागा भी, लेकिन धागे में जुड़ी हुई चाबी, वो कंडक्टर, उससे हमें करंट फील हुआ। इफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज लार्ज एंड डिस्टेंस इज स्मॉल, यदि क्वांटिटी ज्यादा है चार्ज की और डिस्टेंस स्मॉल है, इन सच ए सिचुएशन वेरी हैवी चार्ज पासिंग थ्रू द एयर इन वेरी शॉर्ट टाइम। यदि काफी हैवी चार्ज एयर के थ्रू पास हो सकता है कम समय में। नॉर्मली दिस इज accompanied बाय द हीटर लाइट, और ये हीटर लाइट के द्वारा एक्कम्पनी होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। व्हेन टू क्लाउड्स विद अनलाइक चार्ज, जब दो क्लाउड अनलाइक चार्ज वाले कम नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं, देयर कैन बी ए वेरी हैवी डिस्चार्ज बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत हैवी डिस्चार्ज होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। हीट में जो वो तपन जो होती है उनके बीच की, लाइट जो बिजली चमकती है, साउंड जो कि हमें सुनाई आती है इस रूप में। दिस इज द लाइटनिंग यू सी द थंडर यू हियर ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, इसलिए तूफान के दौरान बिजली का चमकना, गड़गड़ाना बादलों का, ये सब हमें दिखाई देता है। हाई राइज बिल्डिंग एंड टॉल ट्री आर मोर प्रोन टू डेवलप हाई चार्ज अपोजिट टू द चार्ज। जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वो इस चीज का बहुत जल्दी शिकार हो सकती है। बड़े बड़े पेड़, चार्ज अपोजिट टू द चार्ज क्लाउड, जो उसमें क्लाउड में चार्ज है, इनमें अपोजिट चार्ज है, बिल्डिंग में, इन सब में, पेड़ में, तो दैट कैन काज फायर एंड आल्सो शटर बिल्डिंग, तो उनमें आग भी लग सकती है और बिल्डिंग भी गिर सकती है। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर आर इंस्टॉल्ड, जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं रूफ टॉप पर, बिल्डिंग पर, चिमनी, फैक्ट्रीज, वाटर टैंक एक्सेट्रा, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्राइक ऑफ लाइटिंग, इस बिजली के स्ट्राइक से बचाने के लिए। लाइटनिंग कंडक्टर इज डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग, लाइटिंग कंडक्टर वो डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रोड, ये मेटल रोड की बनी होती है। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इट कंसिस्ट मेटल रोड एंडिंग इन स्पाइक एट द टॉप, और टॉप पर इसमें स्पाइक्स लगे होते हैं। द लोअर एंड ऑफ द रोड इज अटैच टू ए कॉपर प्लेट, जो लोअर एंड है नीचे का, जो बिल्डिंग से टच हो रहा है, उसके साथ एक कॉपर प्लेट लगाई जाती है, जो कि जमीन में गाड़ी जाती है। ऐसे ये बन गए, और नीचे ये कॉपर प्लेट जिसको जमीन में करती है। इफ लाइटनिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग, यदि लाइटनिंग बिल्डिंग के पास आती है, स्ट्राइक करती है, इट फ्लोज हार्मलेसली टू द अर्थ, तो फिर ये इनके थ्रू होकर जमीन में चली गई। द मेटल रोड विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग को कोई इससे नुकसान नहीं होगा। सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग, ए लाइटनिंग स्ट्राइक इज वेरी डेंजरस, some measure are suggest here to save yourself from the adverse effect of lightning strike। lightning strike जो होती है वो डेंजरस हो सकती है, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए हमें उससे बचने के लिए lightning strike से। never take shelter under a tree, it is not safe during lightning, पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं होते लाइटनिंग के दौरान। इवन ऑटोमोबाइल्स आर नॉट सेफ एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, ऑटोमोबाइल्स भी सेफ नहीं होते क्योंकि वो पॉजिटिव मतलब अलग अलग चार्ज होकर उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। इन केस देर इज नो शेल्टर नियर बाय देन डू लाई ऑन द ग्राउंड, कोई शेल्टर नहीं है तो जमीन पर लेट जाइए। देन इंस्टेड सिट, बैठने के बजाय विद ए पोस्चर विद योर हैंड्स ऑन योर नी, और या बैठ जाइए अपने घुटनों के बल, अपने हैंड नी पर ऐसे रख के। बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द सेफ लाइटनिंग कंडक्टर, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के समय लाइटनिंग कंडक्टर का ध्यान रखना चाहिए। इट इज एडवाइज्ड that all electric device should be switched off during lightning, electric device switched off होने चाहिए। Carrying umbrella is not safe during lightning, lightning के दौरान umbrella लेकर जाने का भी
सेफ नहीं होता। अर्थक्वेक आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिवास्टिंग नेचुरल फेनोमेना, बहुत डिवास्टिंग नेचुरल कंडीशन है ये अर्थक्वेक की। देयर आर मैनी नेचुरल फेनोमेना विच कैन बी प्रेडिक्ट वेल बिफोर देयर ओकरिंग। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फेनोमेना है जो कि हमें पहले से ही जिनकी वो हो जाती है घोषणा कि ये आने की उम्मीद है, कोई भी तूफान वगैरह इनकी पहले प्रेडिक्शन हो जाती है। दीज नेचुरल फेनोमेना थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड्स एक्सेट्रा। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन डेवलपिंग इन एन एरिया। वेदर डिपार्टमेंट जो है थंडरस्टॉर्म का, साइक्लोन का, इनका डेवलप होने का किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बता देते हैं पहले। सो पीपल कैन मूव टू द सेफ प्लेस बिफोर टाइम, इसलिए ताकि लोग सेफ प्लेस पर जा सके नुकसान होने से पहले। बट देर इज वन नेचुरल फेनोमेना विच यू आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली। लेकिन ये जो अर्थक्वेक है ये ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसको एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज एन अर्थक्वेक। इट हैज ग्रेट डिवास्टिंग कैपेसिटी विच कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत डिवास्टिंग वो है, मतलब नेचुरल फेनोमिना जो कि बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है और इसको पहले प्रेडिक्ट भी नहीं किया जाता। What are earthquake? Any sudden disturbance below the earth surface may produce vibration to tremors in earth crust. कोई भी सडन जो डिस्टरबेंस होता है पृथ्वी की सरफेस में, सरफेस के नीचे, वो एक वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है अर्थ की क्रस्ट में, अंदर की में। These vibration और शेकिंग आर नोन एज अर्थक्वेक। ये उसकी पृथ्वी की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो इस पर जो कंपन हमें फील होता है, हमें जो कंपन फील होता है वह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हो रहा होता है, जबकि वो अंदर की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती है। तो इसको हम वाइब्रेशन और शेकिंग को अर्थक्वेक कहते हैं। द एनोमरस एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक ट्रेवल थ्रू द ग्राउंड। एक बहुत एनोमरस, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में, जमीन से वेव के रूप में। ईच टाइप ऑफ वेव ट्रेवल थ्रू द अर्थ, ये अर्थ में ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड से। The waves generated by an earthquake are called seismic wave. ये seismic waves कहलाती हैं। These are recorded by instrument called seismograph और seismometer. ये waves जो earthquake की हैं seismic wave कहा जाता है। ये seismograph और seismometer के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। The characteristic of earthquake waves can be recorded on screen of a seismograph. जो इसकी characteristics हैं earthquake की, जिनको रिकॉर्ड किया जा सकता है और स्क्रीन पर, उनको सेस्मोग्राफ कहते हैं। एंड इज कॉल्ड सेस्मोग्राम कहते हैं। द साइंस दैट डील विद द सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। जो साइंस इससे डील करती है उसको सेस्मोलॉजी कहा जाता है, और अर्थक्वेक साइंटिस्ट को सेस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का, वो उस अमाउंट पर डिपेंड करता है जो एनर्जी, जितनी एनर्जी उसमें से निकली है। एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ सेस्मिक वेव्स, और जो वेव्स की मेजरमेंट है, सेस्मिक वेव्स जिनको हम कह रहे हैं सेस्मोग्राफ पर, उनका जो मेजरमेंट है और उसकी जो एनर्जी, निकलने वाली एनर्जी की जो वो है, मतलब एनर्जी की जो अमाउंट है, उससे इसका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी नापी जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेस्मोग्राफ इज ए सिंपल पेंडुलम। ये एक सिंपल पेंडुलम का इसमें फॉर्म है, मतलब वर्क है। व्हेन द ग्राउंड शेक द बेस एंड द फ्रेम ऑफ सेस्मोमीटर मूव विद इट। जब ग्राउंड शेक करती है तो इसका पेंडुलम भी मूव करता है। बट द पेंडुलम बॉब रिमेन्स इन द प्लेस। जो बॉब है वो अपनी जगह पर रहती है। दस देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉब एंड द शेकिंग ग्राउंड। तो इस प्रकार एक रिलेटिव मोशन हो जाता है बॉब में और शेकिंग ग्राउंड में। ए पेन बिलो द बॉब रिकॉर्डेड दिस मोशन। उसके नीचे, बॉब के नीचे एक पेन होता है जो कि इस मोशन को रिकॉर्ड करता है। मूव बाय रोटेटिंग ड्रम के द्वारा। द रिकॉर्डिंग इज द सेस्मोग्राम। ये जो रिकॉर्डिंग है ये सेस्मोग्राम। अर्थक्वेक ओकर ऑल द टाइम। अर्थक्वेक कभी भी हो सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी। बट यू जनरली डू नॉट नोटिस ऑल ऑफ देम। थोड़ा बहुत यदि हिलती है तो उसको नोटिस भी नहीं करते। इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर लो मैग्नीट्यूड, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड कम होता है। मेजर अर्थक्वेक डू नॉट ऑकर फ्रिक्वेंटली। जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं होते। अर्थक्वेक कैन आल्सो कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड। इसके कारण बाढ़ भी आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, मतलब जमीन अपनी जगह से सरक गई, एंड सुनामी आ जाती है। व्हेन एन अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी एट द सी बेड ओकर,
जब कोई अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी का समुद्र की किनारे पर या उसके नीचे वाले हिस्से में ओकर होता है, इट कैन ट्रिगर सुनामी, तो इससे सुनामी आ जाती है। मेजर सुनामी ओकर्ड इन इंडियन ओशन, एक बहुत बड़ी सुनामी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को आई। इट कॉज ए ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया, इससे कोस्टल एरिया का बहुत विनाश हुआ और समुद्र के आसपास में। दे आर टू मेजर स्केल इन विच अर्थक्वेक आर मेजर, दो मेजर स्केल हैं जिसमें अर्थक्वेक को नापा जाता है। दीज टू स्केल आर मर्सेलाई मर्केली स्केल एंड रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, ओनली रिएक्टर स्केल ओनली यूनिट 0 to 9 आर यूज्ड, 0 से 9 तक की यूनिट होती है। अनलाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, रिएक्टर स्केल इज नॉट ए लाइनर, अन्य स्केल्स की तरह ये लाइनर नहीं है। दिस मीन्स ईच यूनिट इज इंक्रीज इन द अर्थक्वेक स्ट्रेंथ, इसकी हर यूनिट अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होती है। ऑन द स्केल द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 2, स्केल पर जो अर्थक्वेक की वो वाइब्रेशन है वो 2 से स्टार्ट होती है, मतलब जब 2 तक होंगी तो उसमें आएगा, थोड़े बहुत का इसमें पता भी नहीं चलता, मतलब थोड़े बहुत का तो हमें भी नहीं पता चलता। 2 आर 10 टाइम ग्रेटर इन एम्पलीट्यूड, 2 का मतलब है कि एम्पलीट्यूड से 10 गुना ज्यादा है वो। Then those of earthquake with a magnitude of 1, the severest earthquake over recorded high had magnitude 8.7, जो अभी तक severest earthquake रिकॉर्ड हुआ है वो 8.7। earthquake measure 0.3 on the Richter scale are often not even noticed, जो उस पे 0.3, अच्छा 0 से स्टार्ट होता है, टाइम 10 टाइम ग्रेटर इन एम्पलीट्यूड, 0 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट नहीं होता। आर नॉट इवन नोटिस 0 से 3 तक के बीच में। एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 4.5 इज कंसिडर्ड मॉडरेट, 4.5 यदि उसमें आया तो वो मॉडरेट है। कैन डिस्टर्ब लूज ऑब्जेक्ट, थोड़ी बहुत चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। एट इंटेंसिटी 5.5 द अर्थक्वेक इज स्ट्रॉन्ग एंड काज फर्नीचर टू मूव एंड ट्री टू स्वे, जो 5.5 की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फर्नीचर वगैरह अपनी जगह से हिल जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। एट इंटेंसिटी 6.5 earthquake can damage weak structure डैमेज करता है 6.5 का। An earthquake of intensity 8 or more than can be very disastrous and can destroy entire cities, 8 या उससे ऊपर का बहुत खतरनाक होता है और पूरे के पूरे शहर को भी खत्म कर सकता है। Cause the crust of the earth is composed of several big and small portion called tectonic plates, पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो बनी हुई होती है छोटी बड़ी प्लेट्स के द्वारा, एक पोर्शन होता है उसमें पृथ्वी की क्रस्ट में, और जिनको टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। द प्लेट आर कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑन द मोल्टन एंड सेमी मोल्टन स्टेट, जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअस, उनमें चला उथल पुथल थोड़ी बहुत मोल्टन या सेमी मोल्टन स्टेट में होती रहती है। दिस इज कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है जो थोड़ी बहुत होती रहती है इसको टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। मोस्ट earthquake result from the movement of one rock mass to another in response to tectonic force, जो अर्थक्वेक होते हैं जो अर्थक्वेक जो ये जो मूवमेंट होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, इसका एक रॉक का दूसरे के ऊपर आ जाना, टेक्टोनिक फोर्स से टकरा जाना। वन मोस्ट अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वन रॉक, एक रॉक का, टू अनदर दूसरों के पास में आना, वो जो होता है वो टेक्टोनिक फोर्स होती है, जो वो चलती है एक दूसरे से टक्कर भी खा जाती है, टेक्टोनिक फोर्स होती है। व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, द रॉक ब्रेक अलोंग ए प्री एग्जिस्टिंग, तो रॉक ब्रेक ले लेती है और न्यू फ्रैक्चर प्लेन का फॉल्ट, फिर एक नई वहां से मतलब टूट जाती है और फॉल्ट बन जाता है। द रिजल्ट इन वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, जिसके टूटने से सभी दिशाओं में उसका वाइब्रेशन होता है। व्हेन दीज वेव रीच द सरफेस, और जब ये जो वाइब्रेशन जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जब ये इतना ज्यादा हो जाता है कि सरफेस पर पहुंच जाता है, दे आर फेल्ट एज अर्थक्वेक, तो वो हमारे द्वारा फील किए जाते हैं। द पॉइंट विद इन अर्थ फ्रॉम द वेयर सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, वो पॉइंट जहाँ पे एक रॉक मास ने दूसरी को से कोलैप्स हुई है और उससे टेक्टोनिक फोर्स निकली है, जहां से टूटी है, वो जो पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हुआ है, वेव तो बहुत दूर तक जाएंगी, तो उसको सेस्मिक फोकस कहा जाता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, वो वाला हिस्सा जो डायरेक्टली उस फोकस के ऊपर है,
वो एपिसेंटर कहा जाता है अर्थक्वेक का। डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर टू एनी पॉइंट, इससे जो दूरी है किसी भी पॉइंट की वो कहलाती है एपिसेंटर डिस्टेंस। एपिसेंटर ये जो घूम रही है ना ऐसे, ये चलता रहता है, अब ये घूमते घूमते ऊपर तक पहुंच गया, तो सेस्मिक वेव्स ये जो चल रही है ये एपिसेंटर हो गया, फोकस। तो यदि ये इतना ज्यादा हो जाती है कि ऊपर तक आ जाए तो फील होता है हमें, नीचे चलता रहता तो हमें फील भी नहीं होता। द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट आर वीक जोन, जो इनकी बाउंड्रीज है वो वीक जोन है। वेयर अर्थक्वेक आर मूव लाइकली टू occur, जहां पर हल्का होता है अर्थक्वेक। दीज आर नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन, ये सेस्मिक और फॉल्ट जोन माने जाते हैं। इन इंडिया साइंटिस्ट हैव मार्क द सेस्मिक जोन इन कंट्री, कुछ सेस्मिक जोन कंट्री में मार्क किए हुए हैं। द सेस्मिक जोन्स इन इंडिया आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, ये सेस्मिक जोन है। द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रैन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन, some area of South India also fall in the earthquake prone zone, ये earthquake prone zones है। A severe earthquake struck in Kutch region of Gujarat 8:45 AM 26 जनवरी 2001। एक यहाँ पर हुआ था 26 जनवरी, अच्छा वहां थी 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को भी तो कुछ हुआ था। 26 दिसंबर 2004 सुनामी आई थी, और ये है 26 जनवरी 2001। इट शोक द रीजन फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट, 1 मिनट के लिए लगभग पूरे क्षेत्र को हिलाया है इसने। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक विलेज एंड टाउन वर फ्लैटन्ड, हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स, communication power lines were completely disturbed, transport system was thrown out of gear and settlements became heap of debris। जो 2001 में आया था 26 जनवरी को गुजरात में कच्छ में। वोल्केनिक एक्टिविटी इज कंसिडर्ड टू बी अनदर मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ये एक दूसरा कारण होता है वोल्केनिक एक्टिविटी अर्थक्वेक का। ऑलमोस्ट ईच वोल्केनिक इरप्शन इज फॉलोड बाय अर्थक्वेक, जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद अर्थक्वेक आता है। एंड मैनी ऑफ द सेवियर अर्थक्वेक काज वोल्केनिक इरप्शन, बहुत सारे जो अर्थक्वेक है उनके कारण भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। द एक्सप्लोसिव इवेंट, अर्थक्वेक का एक कारण तो ये हो गया पृथ्वी की जो अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती है, टेक्टोनिक एक से दूसरे के ऊपर टकरा जाती है, टेक्टोनिक फोर्स इंक्रीज होती है, जब वो वेव्स ऊपर तक पहुंच जाती है तो अर्थक्वेक हो जाता है। दूसरा कारण है उनका वोल्केनिक इरप्शन, और कई बार अर्थक्वेक के कारण वोल्केनिक इरप्शन भी हो जाते हैं। द एक्सप्लोसिव वॉयलेंट गैसेज ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन ट्राई टू एस्केप अपवर्ड, जो वॉयलेंट गैस होती है वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। दिस लीड टू सेवियर ट्रेमोर्स ऑन हाई मैग्नीट्यूड, इससे एक कंपन होता है हाई मैग्नीट्यूड का, विच डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जो कि वोल्केनिक इरप्शन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सुनामी इज ए Japanese word which means harbor wave. Tsunami are large waves that are generated when the sea floor is deformed by seismic activity. सुनामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, किनारे उधर की समुद्र की वेव। सुनामी लार्ज वेव है जो कि सी फ्लोर में जो सी में जो नीचे जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है उनका, वर्टिकली डिस्प्लेस द ओवरलेइंग वाटर इन द ओशन। ए सुनामी कैन बी 10 to 20 मीटर हाई, 10 से 20 मीटर तक ऊंचाई की लहर हो जाती है व्हेन इट हिट द शोर, जब ये शोर को किनारे को हिट करती है। इस सुनामी इज नॉट जाइंट वेव बट ए सीरीज ऑफ वेव्स कैन दैट कम शोर एट इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट। सुनामी अपने आप में बहुत ऊंची वेव नहीं होती, जैसे 10 से 20 मीटर बताया है, लेकिन जब बहुत सारी वेव्स एक साथ हो जाती हैं तो वो और 10 से 45 मिनट तक चलती हैं, तो उससे वो ज्यादा उनकी भयावता बढ़ जाती है। प्रिवेंटिव मेजर, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द occurrence ऑफ अर्थक्वेक एज इट ऑकर सडनली। अर्थक्वेक की जो प्रेडिक्शन मुश्किल है क्योंकि अचानक ही होता है, क्योंकि जो इसमें अंदर जो कार्य चल रहा है वो तो लगातार चल रहा है, पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उनको प्रेडिक्ट करा ही नहीं जा सकता। अब जैसे हम रोज ही चल रहे हैं, कभी हमारा किसी से टक्कर हो जाए तो उसको क्या प्रिडिक्ट करें, दे कैन कॉज सीरियस डैमेज, तो इसलिए इसको वो नहीं कह सकता, इसीलिए डैमेज करती है लाइफ का प्रॉपर्टी को। हाउ यू कैन टेक सम प्रिवेंटिव मेजर,
बिफोर द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक टू मिनिमाइज द डैमेज। तो इसलिए कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं जिससे डैमेज कम हो। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस एंड बिल्डिंग। किसी मतलब क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर बिल्ड वाले से ही बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह करना चाहिए। मतलब बिल्डिंग कुछ इस तरह से बननी चाहिए कि उनमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो। इन हाईली सेस्मिक एरियाज पीपल शुड कंस्ट्रक्ट द हाउस। सेस्मिक एरियाज में, हाईली सेस्मिक एरियाज में लोगों को जो घर है और बिल्डिंग है वो उसके बनाने चाहिए वुड के, टिम्बर के, एज मोस्ट ऑफ द पीपल डाई इन अर्थक्वेक ड्यू टू कोलैप्स ऑफ हाउस। बहुत सारे लोग इस चक्कर में मर जाते हैं कि बिल्डिंग गिर जाती है, उनके नीचे दब जाते हैं। द रूफ शुड आल्सो बी मेड ऑफ लाइट मटेरियल, लाइट मटेरियल की होनी चाहिए। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। यदि स्ट्रक्चर गिरता है तो ज्यादा भारी नहीं होगा। The cupboard, shelf, clock frames, etc. should be fixed to the walls so that they could not fall due to shaking of the ground. कबर्ड शेल्फ वगैरह दीवार में ही होनी चाहिए ताकि जमीन के हिलने पर वो गिरे ना। बिल्डिंग स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग शुड बी इक्विप्ड विद फायर एक्सटिंग्विशर इन वर्किंग ऑर्डर। जो हाई राइज बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उनमें फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए वर्किंग ऑर्डर में। ट्राई टू मूव टू एन ओपन प्लेस आउट ऑफ द हाउस बट डोंट पैनिक। खुले में जाने की कोशिश कीजिए घर से बाहर निकलकर, पर पैनिक मत होइए। इफ यू कैन नॉट गेट आउट सेफली टेक शेल्टर अंडर डेस्क और टेबल। यदि आप सेफली बाहर नहीं निकल पाए तो टेबल के और उसके डेस्क के नीचे लेट जाइए, मतलब बैठ जाइए। कवर योर हेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और अपने सिर को जरूर बचाइए, जैसे ये वाले हिस्से को ऐसे नीचे करके कोई भारी चीज आपके ऊपर ना गिर जाए। Stay away from tall and heavy objects that may fall on you. If you are in bed, do not get up. Cover your head with pillow. यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठिए मत, अपने सिर को तकिया सिर के ऊपर रख लीजिए। You are in moving vehicle. Ask the driver to move to a clear spot. यदि आप व्हीकल में हैं तो ड्राइवर से रुकने के लिए कहिए। Do not come out of the vehicle till the drummers stop. व्हीकल से बाहर मत आइए। Help other according to their need. दूसरों की भी सहायता कीजिए उनकी नीड के अनुसार। What is seismology? By how many times an earthquake of magnitude 4 on the Richter scale more powerful than the magnitude of 3? Earthquakes are most likely to occur in fault zones. Where are these zones normally situated? Static energy, charge at rest, charge at rest. Lightning conductor, a simple device installed on rooftop to protect the structure from lightning. Seismic waves, waves generated by earthquake. Seismograph, an instrument measure to magnitude of an earthquake. Focus, the point within the earth from where seismic waves originate. Epicenter, the point of earth's surface that is directly above the focus. Sometimes a huge amount of charge flings toward the earth to get neutralized in the form of lightning. Static energy consists of electric charge that do not flow. There are two kinds of charge, positive and negative. Like charge repel and unlike charge attract each other. Since a charged body can attract an uncharged body, repulsion alone is a sure test of whether a body is charged or not. A body can be charged with three different ways: rubbing, conduction, and induction. The electroscopy used for detecting, measuring, and finding the nature of the charge. Clouds get charged during a storm. This causes lightning and thunder. A lightning conductor is used to prevent damage caused by lightning of building. Shaking of the ground by a sudden movement in the earth crust is called an earthquake. Earthquakes are the most devastating because you cannot predict them earlier. Earthquake can also cause flood, landslide, and tsunami. There are two major scales in which earthquakes are measured. These are Mercalli scale, and Richter scale. The seismic zone in India are Kashmir, Western and Central Himalaya, the whole of the northeast, run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic plain. Okay, chapter is completed.